जुनून का घर। जुनून कंपनी जाने के लिए रेडी हो रही थी और रूही अभी भी सो रही थी। जुनून लिविंग रूम में डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगाते हुए रूही को आवाज लगाते हुए बोली, रूही उठ जा और आके ब्रेकफास्ट कर ले, ब्रेकफास्ट हो गया है। रूही नींद में ही बोली, सोलमेट बस 2 मिनट्स और सो लूं, फिर उसके बाद मैं उठ जाऊंगी। जुनून बेडरूम की तरफ जानते हुए बोली, रूही मुझे पता है तुम्हारा 2 मिनट्स का मतलब 2 घंटे है, तो जल्दी से उठ जा वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा। जुनून रूही के पास जाते हुए गुस्से में उसे देखते हुए बोली, रूही तू उठती है कि आंटी से तेरी शिकायत करूं, फिर क्या होगा तुम्हारा। रूही उसके बातों को इग्नोर करते हुए बोली, सोलमेट मुझे मॉम की धमकी मत दे, क्योंकि मॉम यहाँ आ तो नहीं जाएंगी, मैं तो पूरे 2 हफ्ते यही रहूंगी, तो मॉम की तरफ बात मत कर, मुझे सोने दे। जुनून उसकी बात सुनकर बहुत प्यार से बोली, एक बार सोच लो, क्या तुम सच में नहीं उठोगी। रूही सोते हुए बोली, इसमें सोचना क्या है, मैं इतनी जल्दी नहीं उठूंगी। जुनून उसके बात को सुनकर अपने फोन में कुछ करने लगी। रूही जुनून को शांत देखकर जुनून को अपने नींद वाली आंखों से उसे देखने लगी, जहां जुनून किसी को कॉल कर रही थी। रूही आधी नींद में ही जुनून से सवाल करते हुए बोली, सोलमेट तू क्या कर रही है। जुनून अपना फोन रूही की तरफ करते हुए बोली, मेरी मॉम को कॉल कर रही हूँ। रूही जुनून के फोन को देखती है, जो सच में उसकी मॉम को कॉल लगा रही थी। रूही तुरंत घबराते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है और प्यार से कहती है, सोलमेट देख, ऐसा मत कर, मॉम यहाँ आ गई तो 2 हफ्ते के बजाय 1 दिन में ही वो मेरा कान पकड़कर मुझे घर लेकर चली जाऊंगी। जुनून एक स्माइल देखकर बोली, तू सो जा, जब तक तू उठेगी तब तक तेरी मॉम तेरे सामने खड़ी रहेंगी। रूही तुरंत जुनून का कमर पकड़कर गले लगाते हुए स्माइल करके बोली, चलो हम ब्रेकफास्ट करने चलते हैं, खाना ठंडा हो रहा होगा। जुनून कॉल को डिस्कनेक्ट करते हुए बोली, हाँ चलो। तभी किसी ने उसके घर का डोर खटखटाया। जुनून अपने डोर की तरफ बढ़ गई और डोर खोलते हुए बाहर देखने लगी, जहाँ कुछ लड़कियां अपने हाथ में लगेज लिए डोर के बाहर खड़ी थी। वहीं दूसरी तरफ हसरत की कार कंपनी न जाकर सीधा यू टर्न ले लिया और अपने ठंडे आंखों से सामने की तरफ देखते हुए कहा, माय लैवेंडर वाइफ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सक्सेना कंपनी। एक ब्लू स्पॉट कार सीधा कंपनी के एंट्रेंस के पास रुकी। एंट्रेंस के पास खड़ा एक यंग लड़का जाकर कार का डोर खोल दिया। तभी ऋषि बहुत स्टाइल से कार से उतरा और अपना कोट सही करते हुए कंपनी के अंदर जाने लगा। वो यंग लड़का जो ऋषि के पीछे पीछे चल रहा था, वो ऋषि का असिस्टेंट वंश था। ऋषि के इंटर होते ही कंपनी की सभी लड़कियां एक बड़ी मुस्कान के साथ ऋषि को देख रही थीं। जैसे जैसे ऋषि आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे सभी फीमेल एम्प्लॉई अपने आंखों में चमक लिए स्माइल के साथ ऋषि को गुड मॉर्निंग विश कर रही थी। पर ऋषि अपने अंदाज में चलते हुए सबको इग्नोर कर दिया। वैसे ऋषि कभी किसी लड़की को इग्नोर तो नहीं करता, बल्कि उनसे फ्लर्ट करता है, इसलिए तो ऋषि को फ्लर्ट किंग कहते हैं। पर रूही के आने के बाद उसने किसी के साथ डेट नहीं किया और ना ही गर्लफ्रेंड बनाया था। वंश ने ऋषि का तारीफ करते हुए कहा, बॉस आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं, क्या आज कुछ नया है या फिर आप डेट पर जा रहे हैं। वो इतना बोलकर ऋषि का जवाब पाने के लिए उसे देख रहा था। ऋषि एक स्माइल के साथ फुल एटीट्यूड में चल रहा था। वंश ने सोचते हुए खुद से कहा, पर इन्होंने 2 महीने से किसी डेट पर तो नहीं गए और इनकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो आज ऐसा क्या है जो इतने हैंडसम बनकर आए हैं। ऋषि ने अपने सख्त आवाज में सभी सवालों के एक जवाब देते हुए कहा, इस कंपनी की मिस बॉस और मेरे इन फ्यूचर गर्लफ्रेंड आ रही है। वंश हैरानी से बोला, क्या आपकी गर्लफ्रेंड आ रही है? वो वही एयरपोर्ट वाली जिनके लिए आपने डेटिंग करना छोड़ दिया? वंश भी एयरपोर्ट पर मौजूद था, पर वो ऋषि का लेने आता था, पर उसने रूही को अभी तक नहीं देखा था, बस ऋषि के मुंह से सुना था। वंश नॉर्मल वे में कहा, बॉस आप उस एयरपोर्ट वाली लड़की के पीछे क्यों पड़े हैं, जबकि आपके कंपनी में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां हैं और आप पर फिदा भी है, लेकिन आप उस लड़की के पीछे है जो आपको भाव तक नहीं देती। आखिर उस लड़की में ऐसा है क्या जो आप उन्हें पसंद करते हैं? उसकी बात सुनकर ऋषि अपनी जगह पर ही ठहर गया। ऋषि का चेहरा बहुत सख्त हो गया था। ऋषि को रुकता देख वंश समझ गया कि उसकी बातें ऋषि को पसंद नहीं आई है, तो वंश डर से अपने जगह पर ही रुक गया। उसका दिल डर से जोर जोर से धक धक कर रहा था। अगर ऋषि को किसी की बात पसंद नहीं आई तो ऋषि उस इंसान को ऐसा सजा देता है कि उसके सामने सोच समझ कर बोले। वंश ये बात बहुत अच्छे से जानता था। वंश अपने गलती का माफी मांगते हुए कहा, सॉरी बॉस, गलती से मुंह से निकल गया था, मैं आगे सोच समझ कर बोलूंगा।
बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। ऋषि वंश की तरफ पलटे हुए एक स्माइल के साथ उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम बहुत जल्दी समझ जाओगे कि मेरी गर्लफ्रेंड कैसी है। वंश ऋषि को देखने लगा। उसे लगा कि ऋषि ने उसे माफ कर दिया है, इसीलिए उसने एक स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू बॉस, मुझे माफ करने के लिए। ऋषि एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हें माफ किया, पर उसे पहले अपनी सिंपल सी सजा तो कंप्लीट कर लो, और तुम्हें तो पता है कि तुम्हें क्या करना, पर इस बार 2 गुना। ऋषि एक तिरछी स्माइल करते हुए चला गया। वंश शॉकिंग से ऋषि को जाता देखने लगा और कहा, क्या 2 गुना? इसका मतलब मुझे 10 बार सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। वंश कोई भी गलती करता था तो उसे हमेशा सीढ़ियां चढ़कर ऋषि के केबिन तक जाना पड़ता था, जो टॉप फ्लोर पर था। 5 बार सीढ़ियां चढ़ने में वंश का पूरा हालत खराब हो जाता था और वो बिल्कुल भी चल नहीं पाता था। अब उसे पूरे 10 बार चढ़ना था। कल शायद उसे टेस्ट के लिए घर बैठना पड़ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जुनून के रूम में रूही पूरे लगेज को खोलकर उसमें से पूरे कपड़े निकालकर बेड पर पसार दी थी। वो वही कपड़े थे जिसे हसरत ने कनाडा में जुनून के लिए मंगवाया था। रूही उन कपड़ों को अपने ऊपर साधते हुए बोली, कितने सुंदर और ब्रांडेड ड्रेसेस हैं, मैं तो इनमें से ही आज एक पहनूंगी। जुनून उसके पास में ही खड़ी थी। जुनून बोली, हाँ पहन लेना, वैसे भी ये बहुत सारे कपड़े हैं और कुछ ऐसे भी है जिसे मैं कंपनी पहनकर नहीं जा सकती, तो तू उसे ले ले। रूही खुशी से जुनून के गालों पर पपी देते हुए बोली, थैंक यू सोलमेट, तू बहुत अच्छी है। तभी फिर से किसी ने डोर पर नॉक किया। वो दोनों थोड़ा सोच में पड़ गई कि आखिर फिर कौन आ गया। रूही एक्साइटेड होकर बोली, लागत है तेरे डेविल हस्बैंड ने कुछ और भी भेजा है, मैं लेकर आती हूँ। रूही जैसे ही डोर के पास पहुंचकर डोर खोली, वैसे ही उसे नीचे एक ट्यूलिप का बुके दिखा। रूही उसे उठाते हुए घर के अंदर आ गई। जुनून भी देखने के लिए लिविंग रूम में आ चुकी थी। रूही जुनून को दिखाते हुए बोली, सोलमेट देख, बुके कितना सुंदर है, लगता है जीजू ने तुम्हारे लिए ट्यूलिप का बुके भेजा है। जुनून उस बुके को ठंडी आंखों से देखने लगी। उसे देखकर अच्छा भी लग रहा था और नहीं भी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि हसरत उसके लिए ऐसा कुछ भी करे। रूही जुनून के हाथों में फूल में देते हुए बोली, तू जीजू को एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कम से कम ये बुके ही एक्सेप्ट कर ले। जुनून जाकर उसे सोफे के पास वाले टेबल पर रख देती है और कहती है, कोई जरूरत नहीं है। रूही जुनून की उदासी साफ देख सकती थी। रूही एक सातिर मुस्कान देते हुए जुनून के पास पहुंच गई और जुनून को थोड़ा धक्का देते हुए उसे सोफे पर बैठा देती है और तुरंत रूही अपना हाथ जुनून के आजू बाजू में रखकर घेर लेती है और उसके चेहरे के पास आकर हसरत का एक्टिंग करते हुए कहती है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम्हें मेरे फूलों को देखकर तुम्हें उदासी क्यों हुई? क्या इसका मतलब तुम मुझे पसंद करती हो? तो ऐसा क्या है जो तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है? बताओ मुझे जानना है। जुनून उसे हैरानी से देख रही थी, जैसे उसके सामने हसरत ही खड़ा हो। शायद रूही की जगह पर हसरत भी रहता तो यही सेम क्वेश्चन जुनून से ही करता। रूही जुनून की आंखों में इमोशन देख फिर से बोली, तुम ये क्यों नहीं कहती कि तुम मुझसे प्यार करती हो? बोलो, मुझे जानना है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। जुनून को जैसे रूही के जगह पर हसरत दिखाई दे रहा था। जुनून जैसे ही कुछ बोलने जाती है, उसे पहले ही किसी की आवाज आई, जुनून सिर्फ मेरी है। रूही हैरानी से डोर की तरफ देखने लगती है, जहां हसरत अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था। उसकी सख्त आंखें उन दोनों को ही देख रही थीं। जुनून भी हसरत को डोर पर देखकर हैरानी थी। क्या होगा इसके आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माई CEO सर्फ पॉकेट FM पेयर।